11 मार्च 2025 को ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को केक खिलाते हुए उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और ये कपल 14 मार्च 2025 की इस रिकॉर्ड हुई वीडियो में जहां दिन में रंगों में डूबे होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं वो उसी रात हिमाचल के एक क्लब में नशे में डूबे पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखने में तो ये वीडियो किसी को भी एक नॉर्मल कपल की लगेंगी जो अपनी मौज मस्ती में मगन है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इंसान के रूप में शैतान कुछ इस तरह दिखाई देते हैं तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, क्योंकि ये मौज मस्ती एक ऐसी हैवानियत को जन्म देने के बाद थी जिसने हमारे पूरे भारत के रोंगटे खड़े कर दिए। यू गाइज आर राइट। टुडे वी गोना टॉक अबाउट मेरठ ड्रम मर्डर केस। चलिए इस केस को समझने के लिए चलते हैं होली से 14 दिन पहले मेरठ शहर में। इस 3.5 सेकंड की वीडियो में खुशी में झूमता हुआ ये शख्स सौरभ राजपूत है, जो लंदन से खास अपनी बीवी मुस्कान रस्तोगी और अपनी बेटी पीहू का जन्मदिन सेलिब्रेट करने मेरठ आया था। फरवरी 28 की ये वीडियो पीहू के 6वें जन्मदिन की है, जिसमें सौरभ के साथ साथ मुस्कान को भी देखा जा सकता है। बट शॉकिंग थिंग इज दैट कि ये मुस्कान वही है जो वीडियो की शुरू की क्लिप्स में एक पराये आदमी के साथ मस्ती करती हुई दिखाई दे रही है। एक शादीशुदा औरत को अपने पति को चीट करते हुए देख अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो अभी अपने गुस्से को बचा कर रखिए, क्योंकि ये किस्सा इससे भी कहीं परे है। अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए सौरभ 2023 में लंदन चला गया था। शुरू में जब ये केस बाहर आया तो इस केस को काफी सारे चैनल्स ने ये कहकर कवर किया कि सौरभ राजपूत एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर है, लेकिन बाद में ये बात झूठी साबित हुई, क्योंकि सौरभ के ही एक दोस्त ने खुद बताया कि सौरभ मर्चेंट नेवी ऑफिसर नहीं बल्कि लंदन की एक बेकरी में काम किया करता था। खैर, पूरे 2 साल बाद लंदन से मेरठ आकर सौरभ अपनी बेटी पीहू के साथ टाइम बिताकर काफी ज्यादा खुश था। इसके अलावा सौरभ अपने मम्मी पापा और अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करने उनके घर भी जाया करता था, क्योंकि शादी के बाद सौरभ मेरठ के ही ब्रह्मपुरी इलाके में अलग रहा करता था। 3 दिन बाद यानी 3 मार्च 2025 को मुस्कान पीहू को उसके नानी के घर, जो उनके घर से थोड़ा सा ही दूरी पर था, ये बोलकर छोड़ती है कि वो 4 मार्च को सौरभ के साथ हिमाचल घूमने जा रही है। क्योंकि सौरभ रात का खाना अपने मम्मी पापा के घर से ही लाता था, तो जब 4 मार्च को वो डिनर लेने अपने मम्मी पापा के घर नहीं पहुंचा तो उसके भाई ने उसे कांटेक्ट किया, जिसके जवाब में सौरभ ने अपने भाई को मैसेज किया कि वो मुस्कान के साथ मनाली घूमने आया है। 2 दिन बाद यानी 6 मार्च को जब सौरभ की बहन चिंकी का सौरभ को मिलने के लिए मैसेज आता है तो उसको भी सौरभ यही रिप्लाई करता है कि वो बाहर गया हुआ है और वो होली के बाद ही लौटेगा। इन दोनों की बात व्हाट्सएप पर ही हो रही थी, तो जब सौरभ की बहन चिंकी ने पूछा कि तुम अपने साथ पीहू को घुमाने क्यों नहीं लेकर आए, तो सौरभ ने रिप्लाई किया कि जहां वो आया है वहां पर -10 डिग्री टेम्परेचर है, तो पीहू की तबीयत खराब ना हो जाए, इसी कारण से वो उसको नहीं लेकर आए। शिमला मनाली घूमते हुए सौरभ लगातार अपने फोन से स्टेटस भी अपलोड कर रहा था। होली के अगले दिन जब बहन चिंकी ने सौरभ को मैसेज करके पूछा कि वो कब लौटेगा, तो सौरभ ने रिप्लाई किया कि अभी वो एक पार्टी में जा रहा है और उसको खुद नहीं पता कि वो वापस कब लौटेगा। सौरभ को अपनी वाइफ के साथ एंजॉय करता देख बहन ने भी खुशी खुशी कह दिया कि तू एंजॉय कर, लेकिन उसकी फैमिली को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि आखिर हो क्या चुका है। और सबसे बड़ा सवाल कि मुस्कान और सौरभ अगर साथ में थे तो उसी सेम वक्त की वीडियोस में मुस्कान किसी अजनबी के साथ एंजॉय करती हुई कैसे दिखाई दे रही है। अब जिस मकान में सौरभ और मुस्कान साथ में रहते थे, वहां के लैंडलॉर्ड ने मुस्कान को कांटेक्ट किया, यह कहकर कि उसको घर का रेनोवेशन कराना है और तुम कमरा खाली कर दो, जिसके जवाब में मुस्कान ने कहा कि वो अपने हस्बैंड के साथ वेकेशन पर आई हुई है और जब वो घर लौटेगी तो वो कमरा खाली कर देगी। 18 मार्च दोपहर 12 बजे काफी परेशान हालत में मुस्कान अपनी माँ को फोन मिलाती है और अपनी बेटी पीहू से बात करने के लिए कहती है, जिसे सुनकर उसकी माँ को लगता है कि शायद मुस्कान को पीहू की याद आ रही होगी, इसलिए वो परेशान है। लेकिन थोड़ी बात करने पर मुस्कान रोना शुरू कर देती है, जिसे सुनकर उसकी माँ को लगता है कि शायद किसी भी घर की तरह मुस्कान और सौरभ के बीच लड़ाई हुई होगी, तो उससे बात करने के लिए माँ उसे अपने घर पर बुलाती है। अब मुस्कान हिमाचल से मेरठ तो लौट चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के घर नहीं जाती। सिंस मुस्कान से लैंडलॉर्ड ने कमरा खाली करने के लिए कहा था, तो मुस्कान एक लोडर और 2 मजदूरों को हायर करती है
और जब मजदूर कमरे के अंदर एंटर होते हैं तो वहां पर एक बड़ा ब्लू ड्रम रखा था जिसको वो लोडर के अंदर लोड करने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे थे, लेकिन वो इतना ज्यादा भारी था कि वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। इस मशक्कत को काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है तो बाहर खड़ा लोडर चलाने वाला व्यक्ति वहां से फ्रस्ट्रेट होकर भाग जाता है। इसी दौरान जब वो दोनों मजदूर उस ड्रम को हिलाने की कोशिश कर रहे थे तो एक मजदूर से उसका ढक्कन खुल जाता है और उसके अंदर से बहुत ही गंदी और स्ट्रॉन्ग स्मेल बाहर आने लगती है, जिसको देखकर मुस्कान तुरंत उस ढक्कन को वापस लगा देती है और मजदूरों से कहती है कि इसके अंदर कचरे का सामान है तभी इतनी गंदी बदबू आ रही है। लेकिन ढक्कन खुलने के बाद जो बदबू कमरे में फैली थी वो इतनी ज्यादा गंदी थी कि किसी का भी कमरे में रुकना मुश्किल था, तो वो दोनों मजदूर भी वहां से भाग जाते हैं। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उसी शाम को मुस्कान अपने पेरेंट्स के घर पहुंचती है। अपनी बेटी को अकेला आते देख उनको लगता है कि शायद सौरभ और इसके बीच लड़ाई हुई होगी, इसलिए यहाँ पर अकेली आई है। लेकिन मुस्कान वहां पहुंचते ही कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड करती है। वो बहुत तेज तेज रोना शुरू कर देती है और उसके पेरेंट्स के पूछने पर वो बताती है कि सौरभ को उसके घर वालों ने मार दिया। उसके घर वालों ने उसको इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसको प्रेशराइज कर रहे थे मुझको डाइवोर्स देने के लिए, लेकिन क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसने ऐसा नहीं करा तो उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर उसको मार डाला। जब मुस्कान ये खुलासे अपने पेरेंट्स के सामने कर रही थी उसी दौरान वो दोनों मजदूर नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वो ड्रम वाला पूरा डिस्क्रिप्शन सुनकर आज की डेट में किसी के भी मन में सिर्फ एक ही शक आएगा और वो तो फिर भी पुलिस थी, तो वो तुरंत सौरभ के घर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस वाले घर के मकान मालिक से घर खुलवाते हैं और उस कमरे में पहुंचते हैं जहां पर किसी का भी सांस लेना नामुमकिन था। बहुत जद्दोजहद के बाद पूरे 10 पुलिस वाले उस ड्रम को एक लोडर में लोड करके फॉरेंसिक लैब पहुंचा देते हैं। उस ड्रम के अंदर सीमेंट बुरी तरह से जम चुकी थी तो पुलिस एक मैकेनिक को हायर करती है और जब मैकेनिक उस ड्रम को पूरी तरह से काटता है तो सबके सामने एक ऐसा मंजर था जो किसी के भी होश उड़ा देने लायक भयानक था। सीमेंट के अंदर उन्हें एक कटा हुआ सर, 2 कटी हुई हथेलियां और अलग अलग टुकड़ों में कटा हुआ धड़ मिलता है। सीमेंट में मिला हुआ सर किसी और का नहीं बल्कि मुस्कान के पति सौरभ राजपूत का था। वही सौरभ जो अपनी फैमिली को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए एक दूसरी देश में मेहनत कर रहा था। वही सौरभ जो अपनी वाइफ से, अपनी बेटी से काफी ज्यादा प्यार करता था। वही सौरभ जो कुछ दिन पहले अपनी बेटी और अपनी बीवी का स्पेशल दिन और भी ज्यादा खास बनाने के लिए इतनी मील दूर आया था। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि सौरभ की बॉडी उसी के घर से इतनी बुरी कंडीशन में मिलेगी और इससे भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देगी वो वजह जिसने सौरभ को आज इस मुकाम पे पहुंचा दिया था, जिसको जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा 9 साल पीछे यानी ईयर 2016 में। मुस्कान के नाना एक ज्योतिष थे और इसी वजह से सौरभ का उसके घर पर आना जाना लगा रहता था और यहीं पर सौरभ और मुस्कान की पहली मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे करके इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्टअप होने लगा और इन दोनों ने शादी की इच्छा अपने घर पर जाहिर करी, लेकिन इस रिश्ते से दोनों ही घर वाले खुश नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों ने लव मैरिज कर ली और ये दोनों ही घर से अलग रहने लगे। अब आता है यहाँ पर एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन जिसको लेकर काफी सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि सौरभ राजपूत सच में मर्चेंट नेवी में था या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि सौरभ राजपूत इस केस के दौरान तो मर्चेंट नेवी में नहीं था, लेकिन जब इनकी शादी हुई थी तब ये मर्चेंट नेवी में था। लेकिन शादी के मात्र 6 महीने बाद सौरभ राजपूत ने अपनी वाइफ को टाइम देने के लिए ये जॉब छोड़ दी थी। अब ईयर 2019 में इन दोनों की बेटी पीहू भी हुई और ये सेम ईयर है जब मुस्कान की मुलाकात साहिल शुक्ला नाम के एक लड़के से भी हुई। असल में साहिल शुक्ला और मुस्कान 8th क्लास तक साथ ही पढ़ते थे, लेकिन 8th के बाद किसी कारण की वजह से साहिल ने स्कूल छोड़ दिया था। लेकिन अब इनकी मुलाकात 2016 में दोबारा से हुई थी, एक व्हाट्सएप स्कूल रियूनियन ग्रुप की वजह से। ग्रुप चैट्स एंड फ्रेंड्स रियूनियन के अलावा इन दोनों ने मॉल में पर्सनल मीटिंग भी की थी। अब इनका नया किस्सा शुरू हो चुका था। रातों को बढ़ती चैट्स और बार बार मिलने जाने से मुस्कान को साहिल से अट्रैक्शन होने लगा था। वही मुस्कान जिसकी शादी अभी कुछ ही टाइम पहले हुई थी, वही मुस्कान जिसकी कुछ ही महीने पहले एक बेटी भी हुई थी। लेकिन इन सभी बातों को मुस्कान भूल बैठी थी, लेकिन यही भूल आगे चलकर एक बहुत ही भयानक अंजाम तक पहुंचने वाली थी। एक पत्नी के साथ साथ एक बच्चे की मां होते हुए भी मुस्कान ने सभी हदें पार कर दी। अब वो साहिल को देर रात घर पर बुलाने लगी और इसके साथ ही साथ अब वो उसके साथ हर तरह का नशा भी करने लगी। इसके बारे में शुरू में तो किसी को भी कोई भनक नहीं लगी, लेकिन एक दिन साहिल और मुस्कान को उसी घर के मालिक ने आपत्तिजनक समय में देख लिया
और क्योंकि उनसे ये सब कुछ नहीं देखा गया तो उन्होंने तुरंत सौरभ को फोन मिलाकर सब कुछ बता दिया। क्योंकि सौरभ अपनी वाइफ से इतना ज्यादा प्यार करता था तो एक बार को उसको इन सभी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया, लेकिन जब अपनी आंखों से उसने अपनी वाइफ और साहिल की चैट्स पढ़ी तो उसको सब कुछ पता चल गया। जब सौरभ ने अपनी वाइफ के ड्रग एडिक्शन और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में उससे बात की तो वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी और उल्टा वो सौरभ से ही झगड़ने लगी। सौरभ को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि जिस औरत को उसने इतना प्यार किया, जिसके लिए उसने अपना परिवार छोड़ा, जिसके लिए उसने इतना स्ट्रगल किया, अब वही उसको धोखा दे रही थी। सौरभ ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अब हालात बिगड़ते ही गए। अब मुस्कान उसके साथ झगड़ा करती थी और तो और वो घर के किसी भी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी। इन सभी बातों को सौरभ ने अपने परिवार से छुपाया था, अपनी बेटी से भी छुपाया था, सिर्फ और सिर्फ पीहू के लिए। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया तो उसने 2021 में डाइवोर्स फाइल कर दिया। और जब ये बात मुस्कान के पेरेंट्स तक पहुंची तो उन्होंने सौरभ को समझाया कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, आपको वक्त देना चाहिए। और बहुत सोच विचार करने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की बेहतर जिंदगी के लिए सौरभ ने इस रिश्ते को एक और चांस दिया। उसे लगा कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाए, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जिस वक्त के साथ वो उम्मीद लगाए बैठा था वो वक्त उसके अंतिम दिन गिन रहा था। 16 फरवरी 2023 को सौरभ जॉब के सिलसिले में लंदन चला गया क्योंकि उसे अपनी बेटी के लिए फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी। और सौरभ के लंदन जाते ही मुस्कान को एक बार फिर से अपनी मनमानी करने की छूट मिल चुकी थी। अब मुस्कान का साहिल को देर रात घर बुलाना, उसके साथ मिलकर नशा करना, ये सब कुछ दोबारा से शुरू हो चुका था। लेकिन कैसे न कैसे करके ये सभी खबर सौरभ को लंदन में लगती रहती थी। और जब भी सौरभ मुस्कान से इन सभी चीजों को लेकर बात करता या उसको डांटता तो मुस्कान सिर्फ उसको एक ही जवाब देती, तुम्हें मेरा यकीन है या उन सब का? और अगर तुम्हें उन सब का यकीन है तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ तक कि उसने अपने इस रवैये को जताने के लिए अपने इंस्टाग्राम बायो में लिख रखा था, आई लव माई सेल्फ। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है मैं माइंड नहीं करती, मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता है। अब इन सभी बातों में 2 साल बीत गए और सौरभ ने मुस्कान को खबर दी कि वो अगले साल फैब में घर लौट रहा है। इस खबर को सुनते ही मुस्कान काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो सोचने लगी अब दोबारा से उसकी सभी आज़ादी छिन जाएगी, अब ना वो नशा कर पाएगी और ना ही वो साहिल के साथ टाइम स्पेंड कर पाएगी। तो उसने प्लानिंग की कि अब की बार वो इस सारी परेशानी को ठिकाने लगा देगी। अब वो साहिल के साथ मिलकर सौरभ के मर्डर की प्लानिंग करने लगी। लेकिन जिस तरह से उसने साहिल को इस मर्डर प्लान का हिस्सा बनाया था वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर एक ऐसी जगह ढूंढनी शुरू की जहां पर वो साहिल की बॉडी को ठिकाने लगा सके। और तो और इन दोनों ने अपने दोस्तों से ये भी सवाल किए कि अगर उनको पूजा सामग्री जमीन में गाड़नी हो तो उनको कितना गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। लेकिन जब उनको ठीक तरह से जवाब नहीं मिला तो उन्होंने डायरेक्ट ही पूछ लिया कि अगर किसी की डेड बॉडी को जमीन में गाड़ना हो और उसको कंप्लीटली डिस्पोज करना हो तो कितना गहरा गड्ढा खोदना चाहिए, जिसको एक स्टूपिड क्वेश्चन समझकर इनके सभी दोस्तों ने इग्नोर कर दिया। मुस्कान सौरभ को निपटाने के लिए पूरी तरह से मन बना चुकी थी और वो उसकी प्लानिंग में पूरी तरह जुट चुकी थी। 22 फरवरी 2025 को डिप्रेशन और एंजाइटी का झूठा बहाना बनाते हुए मुस्कान ने डॉक्टर से स्लीपिंग पिल्स प्रिस्क्राइब करा ली। लेकिन इन स्लीपिंग पिल्स की क्वांटिटी और इंटेंसिटी काफी ज्यादा कम थी तो उसने खुद से ही गूगल करके कुछ स्लीपिंग पिल्स के नाम निकाले और खुद से ही प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिए, क्योंकि उस पर्चे के बिना उसे कहीं से भी स्लीपिंग पिल्स नहीं मिलती। और ताकि उसकी राइटिंग को कोई पहचान न ले तो उसने बड़ी चालाकी से प्रिस्क्रिप्शन की पहले फोटो खींची और फिर किसी मेडिकल स्टोर से वो सभी दवाइयां ले ली। इसके बाद मुस्कान ने शारदा नगर की शॉप से 2 बड़े धारदार चाकू खरीदे चिकन काटने के बहाने से। इसके अलावा उसने एक उस्तरा भी खरीदा और कुछ पॉली बैग्स भी खरीदे। सौरभ के मर्डर की पूरी प्लानिंग करने के बाद वो अब सही समय का इंतजार करने लगी। 24 फरवरी 2025 को भारत लौटा सौरभ अगले दिन पड़ रहे मुस्कान के जन्मदिन को मनाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन मुस्कान तो सिर्फ उसको मौत के घाट उतारने के इंतजार में थी, तो उसके पास जितनी भी स्लीपिंग पिल्स थी उसने उन सभी का चूरा बनाया और सौरभ की ड्रिंक में मिला दिया। लेकिन इत्तेफाक से उस दिन उसने शराब नहीं पी और वो बच गया। अपना पहला प्लान फेल होने के बाद अब इन्होंने दूसरा प्लान बनाया, जिसको इन्हें 3 मार्च को एग्जीक्यूट करना था। 3 मार्च 2025। प्लान के अकॉर्डिंग मुस्कान अपनी बेटी को अपनी मां के घर छोड़कर आ चुकी थी और जैसे ही सौरभ अपने पेरेंट्स के घर से डिनर लेकर अपने घर पहुंचा तो मुस्कान ने और स्लीपिंग पिल्स लेकर उसका मिक्सचर बनाकर
सौरभ की फेवरेट कोफ्ते की सब्जी में मिला दिया, जिसको खाते ही वो बेहोश हो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन किया, जिसकी फिराक में साहिल उस रात था। वो दौड़ा दौड़ा मुस्कान के घर पहुंचा। अब मुस्कान ने चाकू निकालकर साहिल के हाथ में दिया, जिसको लौटाते हुए साहिल ने कहा, पहला बार तुम इसके दिल पर कर इसका वध करोगी। नॉर्मली लोग किसी को मारने के लिए हत्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर साहिल ने वध शब्द का प्रयोग किया था, जिसकी कहानी आपको आगे चलकर पता चलेगी। जिस वक्त सौरभ नींद की गोलियों के नशे में था, उस वक्त साहिल और मुस्कान ने उसके दिल में चाकू उतार दिया और फिर उन्होंने एक के बाद एक उसकी छाती पर 3 वार किए। सौरभ को नींद की गोली भले ही दी गई थी, लेकिन उसकी बॉडी को जो एक्सट्रीम पेन हुआ था, उससे उसकी बॉडी पार्शियली होश में आ गई थी और यही वजह थी कि उसकी राइट आई ओपन हो गई थी। सौरभ अपने शरीर पर हो रहे हर एक दर्द को महसूस कर पा रहा था। वो तड़प रहा था, लेकिन वो बेबस था। लेकिन अब जो साहिल और मुस्कान करने वाले थे, वो आपको बताएगा कि कैसे ये दोनों इंसानी रूप में एक शैतान हैं। मर्डर करने के बाद साहिल सौरभ की बॉडी को बाथरूम में ले गया और वहां ले जाकर उसने सौरभ की बॉडी से उसके सर को अलग कर दिया और उसके बाद उसने उसकी दोनों कलाइयों को भी काट दिया। जिसके बाद उसने सौरभ की बॉडी के मल्टीपल टुकड़े किए और पॉलिथीन में पैक करके बेड स्टोरेज में रख दिया। ये वही बेड था जिसके ऊपर मुस्कान आराम से लेटी हुई थी। वहीं रात के 3 बजे साहिल सौरभ का कटा हुआ सर और उसकी दोनों हथेलियां पॉलिथीन में पैक करके अपने घर ले गया। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कुछ ऐसा है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो या किसी को पता हो। साहिल जहाँ रहता था वहां पर एक शैतान यानी सेटन की पिक्चर थी, जिसके बारे में एक बहुत ही शॉकिंग इंफॉर्मेशन सबके सामने आई। इस पिक्चर को अगर ध्यान से देखा जाए तो शैतान के सर के ऊपर एक इन्वर्टेड पेंटाग्राम है, जो भगवान के अगेंस्ट एक डेविल का सिंबल है। इसको मानने वालों के अकॉर्डिंग इससे शैतान को शक्तियां मिलती हैं और इसी इन्वर्टेड पेंटाग्राम के चारों तरफ नंबर 6 लिखा हुआ है, जो नंबर ऑफ द बीस्ट के रूप में जाना जाता है। इस शैतान के बड़े बड़े सींग और विंग्स डीमंस को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इस शैतान के पंखों से निकलता खून और जंजीरें इसकी पूजा करने वाले व्यक्ति के दबे कुचले इमोशंस को दिखाती है और इन जंजीरों से बंधा ये इन्वर्टेड क्रॉस धर्म और इंसानियत के खिलाफ जाना सिखाता है। साहिल ने इस शैतान का आवाहन करने के लिए रात के 3 बजे का टाइम चुना था, क्योंकि इस टाइम को डेविल्स आवर के नाम से जाना जाता है, जिसमें सभी डार्क और सुपरनैचुरल फोर्सेस की ताकतें बढ़ जाती हैं। यही वजह थी जिस वजह से साहिल रात के 3 बजे सौरभ का कटा हुआ सर और उसकी दोनों हथेली उसके घर लाया था। सौरभ का कटा हुआ सर वो डेविल के लिए एज अ चढ़ावा लाया था और वो उसकी हथेलियों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा था ताकि उसकी हाथों की लकीरें उसकी किस्मत में आके एक शराब का रूप ना लें। बॉडी को डिस्पोज करने का प्लान भी ये लोग पहले ही बना चुके थे। जैसे ही सुबह हुई, साहिल के घर पर जो बैग था वो उसको लेकर मुस्कान के घर पर पहुंचा, जिसके बाद मुस्कान गेहूं रखने के बहाने से 1100 रुपए का एक नीला ड्रम खरीद कर लाई। ड्रम के बाद मुस्कान सीमेंट भी खुद ही घर पर लेकर आई और सुबह 9 बजे उन्होंने सीमेंट का घोल बनाकर उस ड्रम के अंदर साहिल की बॉडी को दफन कर दिया और ऊपर से ढक्कन लगा दिया। और सुबह 9 बजे के आसपास उन्होंने होम डिलीवरी ऐप से 10 किलो ब्लीच मंगवाकर पूरे घर को वॉश कर दिया। जिस दिन इन्होंने सौरभ की बॉडी को ठिकाने लगाया था, उसी शाम यानी 4 मार्च शाम के 7 बजे इन दोनों ने सौरभ के पैसों से ही 44,000 रुपए की कैब बुक करी और ये दोनों मनाली के लिए निकल गए। 11 मार्च साहिल को सरप्राइज देने के लिए मुस्कान ने कैब ड्राइवर से ही केक पर शंकर नाम लिखवाकर मंगवाया। भैया आप ना मुझे केक लेके मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो। और साहिल का जन्मदिन बहुत खुशी से मनाया। इसके बाद ये कसौल गए, जहां पर इन्होंने नशे में धुत होकर खूब मौज मस्ती की। ये दोनों सौरभ के पैसों से ही 3 दिन शिमला, 3 दिन मनाली और 6 दिन कसौल में रुके। इन दोनों ने वहां घूमते फिरते इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया था। देखा जाए तो मुस्कान पत्नी के नाम पर कलंक थी। इन वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कि अपने ही पति को मौत के घाट उतारने के बाद उसकी आंखों में रत्ती भर भी शर्म या डर नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब सौरभ इस दुनिया में था ही नहीं, तो वो मनाली घूमते हुए मुस्कान के साथ अपनी पिक्चर स्टेटस पर अपलोड कर कैसे रहा था। असल में ये सब कुछ मुस्कान के प्लान का हिस्सा था। वो पुरानी सौरभ के साथ अपनी कश्मीर की फोटोज को स्टेटस पर अपलोड कर रही थी और वो ज्यादातर ऐसे स्टेटस अपलोड कर रही थी जिसमें वादियों के सीन थे या फिर होटल रूम के सीन थे। वो कम से कम सौरभ और अपनी पिक्चर्स को अपलोड कर रही थी।
सौरभ का फोन मुस्कान की गिरफ्त में था। वो इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थी कि सौरभ और उसकी फैमिली के बीच फासले हैं और इस बात का उसने पूरी तरह से फायदा उठाया। वो सौरभ बनकर उसकी फैमिली से बात किया करती थी और अगर वो फोन कॉल्स करते थे तो वो किसी न किसी बहाने से फोन कॉल्स को कट करके मैसेज में ही रिप्लाई करती थी। मुस्कान अपने प्लान को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर रही थी, उसके ऊपर किसी को भी शक नहीं था और अब बारी थी प्लान के आखिरी कड़ी को एग्जीक्यूट करने की, जिसमें अगर वो सक्सेसफुल हो जाती तो शायद सौरभ की मर्डर मिस्ट्री कभी खुल ही नहीं पाती। असल में मुस्कान का ये प्लान था कि मेरठ लौटने के बाद वो सौरभ के फोन से उसके फैमिली मेंबर्स को ये मैसेज करेगी कि मैं लंदन निकल गया हूँ और एक बार फिर से आखिरी बार वो सौरभ और उसकी फैमिली के बीच के डिस्टेंस का फायदा उठाकर इस प्लान को हमेशा के लिए सक्सेसफुल कर देती। मुस्कान और साहिल की जिंदगी अभी तक बहुत ऐशो आराम में बीत रही थी कि तभी उनको रियलाइज होता है कि सभी पैसे खत्म हो चुके हैं। तो वो सौरभ के अकाउंट से 6 लाख रुपए निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है और मजबूरी में 17 मार्च 2025 रात 10 बजे ये दोनों मेरठ लौट गए। घर लौटने के बाद इन दोनों का ड्रम को किसी सुनसान जगह पर दफनाने का प्लान था, लेकिन इन दोनों के अपराध का भंडा फूटना लिखा था और नियति ने कुछ ऐसा खेल खेला कि उस ड्रम को ठिकाने लगाने के चक्कर में इन दोनों की साजिश सबके सामने आ गई, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि अगर पुलिस इनको अरेस्ट नहीं करती तो एक और हत्या हो सकती थी, क्योंकि अपने पति की हत्या करने वाली मुस्कान साहिल की भी सगी नहीं थी। कहते हैं समय के साथ सभी घाव भर जाते हैं, लेकिन मुस्कान ने साहिल के उन्हीं भरे हुए घाव को कुरेदा था। साहिल की नशे की लत ने उसकी मेंटल कंडीशन इस हद तक खराब कर दी थी कि वो स्नैपचैट ऐप पर खुद ही को मैसेज करता और उसको ऐसा लगता कि उसकी मरी हुई माँ उसको मैसेज कर रही है। ये बात साहिल ने मुस्कान के साथ भी शेयर की और इसी बात का फायदा मुस्कान ने उठाया। मुस्कान ने अपने भाई की आईडी से एक सिम ली और उससे फेक स्नैपचैट अकाउंट बनाया और फिर उस अकाउंट से उसने साहिल को मैसेज करना शुरू किया और उसको कन्विंस किया कि उसकी माँ का पुनर्जन्म हुआ है और अब वो उसको मैसेज के थ्रू गाइड कर रही है। लेकिन ये सब मुस्कान इसलिए नहीं कर रही थी कि उसको साहिल को अच्छा फील कराना था, ये सब मुस्कान इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। साहिल की माँ बनकर मुस्कान उसको मैसेज करती है, मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुमको खुश रखेगी, कभी उसको धोखा मत देना, दुख मत देना और जो वो कहे उसे पूरी तरह से मानना। इस तरह से मुस्कान ने साहिल को इन टोटल 136 मैसेज किए थे। माँ की कही हुई हर एक बात साहिल के लिए पत्थर की लकीर थी। वो पहले से ही मुस्कान के पीछे लट्टू तो था ही, लेकिन इन मैसेजेस के बाद वो और भी मुस्कान के पीछे पागल हो चुका था। साहिल अब मान बैठा था कि वो शादी करेगा तो मुस्कान से ही। नशे के साथ ही साथ साहिल का इंटरेस्ट तंत्र मंत्र में भी बढ़ने लगा, क्योंकि वो इसको अपनी माँ से कनेक्ट होने का जरिया समझता था और इन सब चीजों में मुस्कान ने भी साहिल को बढ़ावा दिया। साहिल और मुस्कान के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे मुस्कान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो चैट के माध्यम से साहिल को कंट्रोल करने लगी थी और मुस्कान ने खुद ही साहिल को उसकी मां बनकर यह टेक्स्ट किया था कि सौरभ का वध मुस्कान के हाथ से होगा। यानी कि मुस्कान खुद चाहती थी कि वो सौरभ का मर्डर करे। अब साहिल को लगने लगा कि सौरभ के वध के बाद मुस्कान सिर्फ उसकी होगी और उससे उसको कोई भी नहीं छीन पाएगा और इसीलिए वो सौरभ की मर्डर प्लानिंग में शामिल हो गया। यहाँ मुस्कान ने वध शब्द सौरभ की हत्या को जस्टिफाई करने और उसके सर को शैतान के आगे चढ़ावे के रूप में चढ़ाने के लिए किया था, क्योंकि वध शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब न्याय के लिए किसी दुष्ट या पापी का अंत किया जाए। सौरभ की हत्या के साथ ये केस यहीं पर एंड नहीं हुआ, क्योंकि मुस्कान ने खुद ये बयान दिया कि वो साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी, उसको सिर्फ उसकी कंपनी पसंद थी, उसके साथ नशा करना पसंद था, जबकि साहिल उससे प्यार कर बैठा था और उससे शादी करना चाहता था। यानी कि ये बात भी कोई बड़ी बात नहीं कि अगर मुस्कान की जिंदगी में कोई नया आदमी आता तो वो साहिल को भी अपने रास्ते से हटा देती। मुस्कान इस बात को भूल बैठी कि वो अपनी ही बेटी को अनाथ बनाने में लगी हुई है, जिसके ब्राइट फ्यूचर के लिए उसके बाप ने इतनी ज्यादा मेहनत की। मुस्कान की हर एक गलती को माफ किया और खुद खून का घूंट पीकर मुस्कुराता रहा। अब मैं यहाँ पर एक क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी सूरत में साहिल को निर्दोष नहीं कह रहा हूँ। साहिल भी इस क्राइम में बराबर का हिस्सेदार है, क्योंकि ये बात जानते हुए कि मुस्कान शादीशुदा है, उसने उसके साथ रिलेशंस रखे और नशे और हवस के लालच में उसने एक मासूम की जान ले ली। खैर, इस क्राइम को देखते हुए जहां अपराधी मुस्कान के माँ बाप अपनी ही बेटी के लिए फांसी की डिमांड कर रहे हैं, वहीं उसके उलट
मुस्कान का केस लड़ने की इच्छा जाहिर करते हुए एक लॉयर ये कह रहे हैं, देश का जिसने भी इसके केस को सुना, हर कोई वो मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, और आप उनका केस लड़ने की बात कर रहे हैं, वो भी फ्री में। नहीं, फांसी नहीं होगी। सीआरपीसी में प्रोविजन है, कानून में ही प्रोविजन है, महिलाओं को कानून में रियायत दी जाती है। डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है, ये कोई गवाह नहीं है कि इन दोनों ने हमारे सामने उसे मारा है। फिलहाल मुस्कान और साहिल के खिलाफ BNS सेक्शन 103, 105, 238 एंड 61 के तहत केस दर्ज किया गया है, लेकिन कानून इनको क्या सजा सुनाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।